Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear students, last week हमने हमारे संस्कृत की टेक्स्ट बुक से 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. उसके बाद हमने पुनरावृत्ति भी कर लिया है. तो आज हम शुरू करेंगे हमारा 9th चैप्टर संस्कृत गौरवम, यानी कि संस्कृत का गौरव. संस्कृत भाषा आप पढ़ते हो. संस्कृत जो है बेटा वो सभी भाषाओं की क्या कही गई है? जननी. जननी का मतलब होता है माता. तो माता किस लिए? क्योंकि सबसे पहले जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत ही है, आप सब जानते हो. और उसी भाषाओं का ट्रांसलेट कर 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 के सभी भाषाओं का जन्म जो है वो हुआ है. तो इसीलिए संस्कृत का बहुत ज़्यादा गौरव है ना. अब देख लो, रामायण, महाभारत, सारे वेद, अभिज्ञान शाकुंतलम जो व्याकरण का सबसे बड़ा शास्त्र कहा जाता है, कालिदास द्वारा रचित है. ये सारे के सारे जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं. तो यू नो वेरी वेल कि संस्कृत कितनी पुरानी भाषा होगी, है ना. जो भगवान के टाइम की जो है वो भाषा थी ये संस्कृत. तो चलिए शुरू करते हैं आज संस्कृत का गौरव. सुनते हैं क्या गौरव है संस्कृत का. चत्वारो वेदा, 4 वेद, हमारे 4 वेद हैं, आप अच्छे से जानते हो. कौन कौन से? सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है. उसके बाद है यजुर्वेद, फिर है आपके सामवेद और फिर है अथर्ववेद, है ना. देखो, सबसे जो पुराना ऋग्वेद है ना बेटा वो सबसे प्राचीन है ना. उसके बाद आता है आपके यजुर्वेद और फिर सामवेद. सामवेद जो है ना उसमें सारा म्यूजिक का सब जो है वो डिटेल दी हुई है, संगीत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है. और जो अथर्ववेद है उसमें सब आयुर्वेद से रिलेटेड और सब जादू टोने से रिलेटेड सब कुछ उसमें भरा हुआ है. तो ये 4 हमारे वेद हैं. रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उसके बाद उपजीवी काव्य के रूप में शोभा देते हैं. कौन कौन से? रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता. ये हमारे सब क्या है? उपजीव्य है, हमारे उपजीव्य कहलाते हैं. आधारभूत काव्य के, उपजीव्य का मतलब होता है आधारभूत, हमारे एक जीवन के आधार माने जाते हैं, है ना. तो आधार के रूप में ये हमारे शोभा देते हैं. एभ्य विषय गृहीत्वा संस्कृतिकानि काव्यानि नाटकानि च रचितानि. इन विषयों को ग्रहण करके, ये मतलब इन बुक्सों के थ्रू, इन बुक्सों को लेकर सहस्त्राणी, हजारों काव्य लिखे गए हैं. मतलब जब ये सब सबसे पुराने हैं और इनके बेस पर, इनके अंदर से ले लेकर तो कम से कम पता नहीं कितनी बुक्स और कितनी हजारों बुक्स से लिखी गई है. कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल प्रभृत्य महाकाव्यकारा सन्ति. देखो, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, ये बेटा संस्कृत के सब महान कवि के नाम ले रही हूँ ना मैं. ये सब कौन है? आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्या बोल रही है. तो देखो, कालिदास महान कवि थे, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल, ये सब के सब महाकाव्यकार, इन सब ने महाकाव्य लिखे हैं. अब बेटा एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ. आई होप आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो. देखो, कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि माने जाते हैं. इनके द्वारा रचित 7 बड़े बड़े महाकाव्य हैं जो बहुत बड़े और बहुत फेमस है. संस्कृत में सबसे महान जो कवि कहा जाता है वो कालिदास कहा जाता है. कालिदास, है ना. कालिदास जो है ना बेटा वो अपने बचपन में इतने मूर्ख थे कि वो जिस डाली में बैठे थे ना वही काटते थे. उनको पता नहीं रहता था कि ये डाली काटने से गिर जाऊंगा. जो बिल्कुल दिमाग में होता है ना एकदम, जो मूर्ख होते हैं, बस मूर्ख थे वो. कालिदास क्या थे? मूर्ख थे. तो बेटा इतने मूर्ख थे और मतलब कि लोग उनको ये पागल बना देते थे. परंतु उनका एक बार क्या हुआ, लोगों ने एक राज्य था और वहाँ की राजकुमारी थी. वो राजकुमारी बहुत 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 इंटेलिजेंट थी. सारे पंडितों से हार जाते थे वे ऐसे बातों में, इतनी विद्वान थी. सब उससे लेना चाहते थे बदला. तो उन्होंने क्या किया कि इस राजकुमारी का विवाह हम ऐसे मूर्ख से करवाएंगे कि इसका सारा घमंड क्या हो जाएगा? छूर हो जाएगा. उन्होंने क्या किया, कालिदास को बोला कि कालिदास को मूर्ख बनाया और कि चल तेरा अच्छे से विवाह करवाते हैं राजकुमारी से. तो बोले कि राजकुमारी जो भी पूछे तुम उसका, मुझे इतनी स्टोरी याद नहीं है, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, पता नहीं. उसने राजकुमारी के जो पूछे सवाल थे विद्वानों ने उसको सब आंसर बता दिए कि तुम जो पूछे ना उसका ये जवाब दे दो. कालिदास गया, उसने राजकुमारी ने जो पूछा वो सही से बता दिया. तो राजकुमारी की शादी हो गई इसके साथ. जैसे ही राजकुमारी उस कालिदास के साथ अपने घर जा रही थी, मतलब विदाई हो रही थी, रास्ते में एक ऊँट दिखा. ऊँट. तो कालिदास ने चिल्ला के उसको बोल दिया उष्ट उष्ट उष्ट. ऊँट नहीं उष्ट, है ना. राजकुमारी ने सुना, राजकुमारी को
भला बुरा सुनाया और उसको त्याग दिया कि तुम मूर्ख है। कालिदास उसी समय इतना मतलब एक गिल्टी फील करते ना, इतना मतलब खुद को गिल्टी फील करने लगा, इतना खुद को दुखी हो गया कि उसने शपथ खाई उस टाइम। उसने शपथ ली कि अब मैं इस राजकुमारी से भी अधिक विद्वान बन के दिखाऊंगा। और तब से लगा कि कालिदास चला गया वन में। उसने फिर बेटा पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसने इतनी पढ़ाई की, इतनी संस्कृत की पढ़ाई की, इतनी की कि वो आज आपके सामने देख लो एक महान नाम है। पता नहीं कब वो भगवान के घर गए होंगे और आज तक हम किताबों में उनका नाम पढ़ते हैं। सोचो कितने विद्वान होंगे। तो ये एक इतना बढ़िया कालिदास की स्टोरी का एग्जाम्पल है आपके सामने कि जब एक मूर्ख जिसको ये नहीं पता कि ये ऊँट है, ये गधा है, ये वो है या वो है, वो इतना महान जब विद्वान बन सकता है, तो एक थोड़ा सा पढ़ाई में वीक स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। बस किस चीज़ की ज़रूरत है? कोशिश तो करनी ही पड़ती है। तो चलिए स्टोरी तो बहुत होगी, आगे का लेसन शुरू करते हैं। फिर देखो, बाणभट्ट सुबंधु पंडित अंबिका दत्त व्यास प्रमुख गद्यकारा जाता। बाणभट्ट सुबंधु ये भी कवियों के नाम है और अंबिका दत्त व्यास ये प्रमुख गद्यकार है। इन्होंने क्या लिखा है? काव्य लिखे लेकिन गद्य में लिखे। नाट्य शास्त्र पढ़े तो भरत मुनि नाम को न जाते। और नाट्य शास्त्र जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। उनको कौन नहीं जानता? उनको सब जानते हैं। भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। यह न केवल भारतस्य अपितु विश्व नाट्य साहित्य से प्रवर्तक अस्ति। ये न केवल भारत के अपितु पूरे विश्व के नाटक साहित्य के प्रवर्तक है। कौन? भरत मुनि। इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी बेटा, तो वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विदेशों में भी प्रसिद्ध है। भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखा दत्त प्रभृति ये भी कवियों के नाम है। ये सब कंटिन्यू कवियों के नाम ही आ रहे हैं, संस्कृत के महान कवियों के। तो भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखा दत्त आदि नाटककार अभुवन आदि नाटककार हुए हैं। अब भरत मुनि के अलावा फिर बाद में भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखा दत्त आदि भी बहुत सारे नाटककार फिर हुए हैं जिन्होंने अच्छे नाटक लिखे हैं। कालिदास से नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण जगति सर्वकीय श्रेष्ठतया डिंडिम घोष करोति। डिंडिम घोष, अब ये देखो डिंडिम घोष का मतलब क्या है? डिंडिम घोष ढोल की आवाज़। डिंडिम घोष का मतलब है ढोल की आवाज़। देखो इसकी लाइन का मतलब है कि देखो कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला इतना मूर्ख था जिन्होंने क्या लिखी है? व्याकरण की सबसे अच्छी बुक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में संपूर्ण व्याकरण संस्कृत का कुछ भी चाहिए वहाँ भी देखो सब मिल जाता है। और सबसे महान कृति मानी जाती है कालिदास की, और ऐसे भी संस्कृत की महान कृति मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं, वो तो इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं नाटक या कुछ है। इसमें शकुंतला और एक राजा है दुष्यंत, उनकी प्रेम जो कथा है उसका वर्णन है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, अभी मैंने खुद पढ़ी है और मुझे पता है बहुत सुंदर लिखी है। तो कालिदास का एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जो है संपूर्ण जगत में अपनी श्रेष्ठता के लिए ढोल की आवाज़ करता है। ढोल की आवाज़ करता है मतलब उसकी जो कीर्ति है ना वो पूरे विश्व में फैली हुई है। इतना सुंदर नाटक है। फिर वामः भामह उद्भट रुद्र आनंद वर्मन मम्मट पंडित राज जगन्नाथ प्रभृति विलक्षण प्रतिभा संपन्ना काव्य शास्त्र भवन। अब वापस कवियों के नाम आए हैं देखो, भामा, वामन, उद्भट, रुद्रक, आनंद वर्मन, मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ आदि। प्रभृति का मतलब होता है बेटा इत्यादि, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इत्यादि विलक्षण प्रतिभा के संपन्न, विलक्षण प्रतिभा से संपन्न मतलब जिनमें बहुत अद्भुत प्रतिभा जिनके अंदर बसी हुई है। तो इन सब कवियों में विलक्षण प्रतिभा से संपन्न जो ये सब कवि है, इन्होंने भी काव्य शास्त्र बदल, इन्होंने भी बहुत सारे काव्य शास्त्र लिखे। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नागेश भट्ट सदशा, विश्वविश्रुता, व्याकरण बोधम। अब देखो पाणिनि नाम सुना है? पाणिनि का संस्कृत के महान कवि थे, व्याकरण के पाणिनि, जिनकी एक रचना थी अष्टाध्यायी, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी। ग्रामर बेस है पूरा उसके अंदर, जहाँ चाहो पाणिनि उसके अंदर व्याकरण ढूंढिए तो उसके अंदर ढूंढ लो सब मिल जाएगी, है ना। तो पाणिनि रचित अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी सबसे पहले लिखी थी पाणिनि। उसके बाद कात्यायन, पतंजलि,
नागेश भट्ट की विश्व विश्रुता व्याकरण बहुत सारी फेमस हुई है उसके बाद, है ना। लेकिन सबसे पहले कौन सी है? पाणिनि की अष्टक है। चिकित्सा क्षेत्र, अब देखो डॉक्टर की फील्ड में, चिकित्सा क्षेत्र का मतलब होता है डॉक्टर फील्ड, तो डॉक्टर फील्ड है चिकित्सा के क्षेत्र में चरक, सुश्रुत, आत्रेय, हारित प्रभृति। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन फेमस थे? देखो चरक और सुश्रुत, ये दो नाम बहुत फेमस थे चिकित्सा के क्षेत्र में। जब पहले के ज़माने में, उस टाइम वेदों के टाइम में दो ही नाम फेमस थे, चरक और सुश्रुत। बहुत 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 विद्वान थे और बहुत ही, उस टाइम जो आज जो सर्जरी होती है ना, वो उस टाइम वो सर्जरी करते थे। तो सोचो बिना पढ़ाई लिखे की इतनी हाई फाई सर्जरी कैसे कर लेते थे? दिमाग बहुत इंटेलिजेंट, है ना। फिर हरित प्रवृत्ति आदि। ऋतु विज्ञान के क्षेत्र में गर्ग, वशिष्ठ, पराशर, गृहीण, देवल इत्यादि प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं। किमितिकम ज्ञानस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य ग्रंथा भंडारा वर्तते। अब मैं क्या अधिक बोलूँ? कवि कह रहे हैं कि मैं और अधिक क्या बोलूँ? ज्ञान और अधिक मैं क्या ज्ञान मतलब आपको दूँ कि सभी क्षेत्रों में संस्कृत का जो है वो ज्ञान का भंडार, ग्रंथों का भंडार भरा पड़ा है। हर क्षेत्र में संस्कृत के ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। अब बड़ा ही बड़ा रहेगा ना भाई, सब जो चीज़ें उठी हुई हैं वो सब पहले से प्राचीन जमाने से ही होते आई है, कोई नई तो पैदा हुई नहीं है, बस ट्रांसलेट होके सब आ रही है अपने सामने। तो जन्म तो उनका क्या है? संस्कृत भाषा ही है, इसीलिए संस्कृत भाषा को सबसे पहले प्राचीन भाषा और सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इस लेसन में सिर्फ क्या बताया गया है? सारे कवियों के नाम, के नाटक किस किसने लिखे हैं, उसके बाद गद्य कौन किसने, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन फेमस है, और जो है वो काव्य किस किसने लिखे हैं। तो सबके बस कवियों के नाम हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। मैंने फिर भी इससे एक्स्ट्रा ही बताने की आपको कोशिश की है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रंस। अगर फिर भी किसी लाइन का आपको समझ में नहीं आए, देन यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो चिल्ड्रंस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।